जैसा कि मैंने आपको बैक क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग का तो वैसे खत्म हो चुका है। मैंने आपको थोड़ा सा एक ये बताया था, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। याद कीजिए मैंने क्या बोला था कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा। फिजिबल के लिए मान लो कि अगर मैं एसिड और बेस की बात करता हूँ, तो एसिड बेस की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि सो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, जो प्रोडक्ट मिलता है आप उस प्रोडक्ट पे फोकस किया करो। सपोज करो कि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सपोज एसिड से जा रहा हूँ, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको पता था, आपने देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन फिजिबल कब होगा, जब वीक होगा। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर कोई रिएक्शन वीक एसिड की ओर जा रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल होता है। लेकिन अगर कोई एसिड वीक एसिड से, ध्यान से समझना, वीक एसिड से अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर प्रोसीड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर प्रोसीड कर रहा है, तो ये रिएक्शन नॉट फिजिबल होता है। नॉट फिजिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में भाग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भाग जाएगा। अगर ऐसा रिएक्शन है तो ये रिएक्शन पीछे की ओर आ जाएगा। अच्छा, एक और नोटेबल पॉइंट हमने आपको बताया था, अगर फिजिबल है तो सोचो, रिएक्शन विच आर फिजिबल, रिएक्शन विच आर फिजिबल बाबू उसके लिए याद रखिएगा कि के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। जबकि जो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा उसके लिए के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा। मतलब जो फिजिबल है, फिजिबल वाले के लिए मैंने क्या बोला, फिजिबल वाले के लिए के इक्विलिब्रियम, क्योंकि फॉर्म्ड होगा, जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा। ये मान लो कि ये रिएक्शन है, अगर मैं इसको के इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ, तो जो रिएक्शन फिजिबल होगा उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उसका के इक्विलिब्रियम उतना ज़्यादा होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रिएक्शन फिजिबल है उसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। और जो नॉट फिजिबल है, जो फिजिबल है ही नहीं, उसके लिए बैठा लीजिए, उसके लिए के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा। पहले तो आप इस बात को बैठा लो जो मैं बोल रहा हूँ कि के इक्विलिब्रियम कैसे सोचना है। जिस रिएक्शन का मान लो कि जो रिएक्शन आपका क्या है, फिजिबल है, वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड करेगा। और सिंपल सी बात है, ज़्यादा प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड करेगा तो उसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक से ज़्यादा होने वाला है। जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज मैं ऐसा क्वेश्चन कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि भाई आप CH3COOH का रिएक्शन सपोज मैंने बोला NaOH से करवा दो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ NaOH से करवा दो, तो आपको पता है कि ये NaOH किस तरह का आयन प्रोवाइड करने वाला है, Na प्लस प्लस OH माइनस। और चूंकि ये एसिड है तो एसिड का फंक्शन ही होता है H प्लस देना। तो यदि बाबू ये सोचो H प्लस देगा, तो H प्लस देगा तो सोचो यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। आप नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको लिख भी लो, एसिड का काम होता है H प्लस देना, तो इसको कैसे तोड़ोगे, CH3CO माइनस H प्लस। अब जैसा कि आपको पता है कि ये प्लस वाला जो है ये माइनस वाले से रिएक्ट करके बना लेगा वाटर। और ये वाला जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला CH3COONA बना लेगा। मान लो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है और ऑप्शन 4 डाल दिया है जिसमें बोल रहा है के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, सेकेंड में कह रहा है के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, थर्ड में कह रहा है के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 1, और फोर्थ में कह रहा है के इक्विलिब्रियम बराबर 0। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना है कि क्या होगा। आप ऐसा सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। देखो जरा ध्यान से समझना बाबू, जैसा कि आपको पता है कि ये एसिड, एसिड की बात करूं तो ये एसिड कैसा एसिड है आप जान रहे हो, एसिटिक एसिड है, नो डाउट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये वाला देखो यहाँ वाटर, वाटर कैसा एसिड है, वीक एसिड है। तो बताओ क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है सर, रिएक्शन दिखाई दिया कि स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है तो रिएक्शन फिजिबल होगा। और फिजिबल के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया क्या लिखवाया कि जो रिएक्शन फिजिबल होता है उसके लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और जो फिजिबल नहीं होता है उसके लिए के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होता है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ ना, क्या लगाओगे कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, वीक जा रहा है तो रिएक्शन फिजिबल होगा, और फिजिबल होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्ड होगा ना, सिंपल सी बात है, वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा।
फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो के इक्विलिब्रियम सिंपल सी बात है, के इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखते हो, के इक्विलिब्रियम लिखते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म्ड हो रहा है तो ये अगर ज्यादा फॉर्म्ड होगा तो के इक्विलिब्रियम भी ज्यादा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप देखो कोई भी रिएक्शन फिजिबिलिटी के लिए रूल क्या है, फिजिबिलिटी के लिए सिंपल सा रूल है कि रिएक्शन तभी फिजिबल होगा जब रिएक्शन किधर से किधर जा रहा हो, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा हो। स्ट्रॉन्ग से वीक जाने का मतलब अगर वीक एसिड है तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट में वीक एसिड है तो जल्दी H प्लस रिलीज करेगा नहीं करेगा तो वो रिएक्शन पीछे की ओर जाएगा नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका जो अमाउंट जो होगा वो किधर की ओर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब फिजिबल है, और फिजिबल है तो आपको पता है वैसी स्थिति में के इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 1 कहेंगे, जो कि ग्रेटर देन 1 आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल देख के हम लोग बेस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लो बाबू मैंने क्या किया, मैंने आपको ऐसा कहा कि एक काम करो बाबू ऐसा ले लो, जैसा कि ये दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे देगा, क्या दिखाई देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और साथ में वाटर दिखाई दे देगा। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, मैंने बोला कि सो इसके लिए बताइए क्या इफेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 1, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में मैंने दिया के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। ऑप्शन सी में दिया के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। और ऑप्शन डी में दिया के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 0 दे दिया। आप देखो स्टेप बाय स्टेप चलो ना, आराम से चलो, कैसे चलना है वो देखो आप। नॉर्मल लॉजिक तो ये है बाबू, मैंने बार बार बोला आपको कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप क्या करो कि चेक कर लिया करो कि केसो के इक्विलिब्रियम चेक किया करो। आप देखो सबसे पहले तो फिजिबल है या नहीं, आप देखो कि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा तो वो फिजिबल होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा तो वो फिजिबल नहीं होगा। आप देखो ये रिएक्शन देखो, ये आपको पता है कि C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है वाटर है और C ट्रिपल बॉन्ड CH है। पहले तो आप एसिड को चेक करो, ज्यादातर देखो ये एसिड है, ये भी देखो एसिड है। आपको पता है कि एसिड वाइज अगर मैं बात करूं तो ये कैसा एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर का ज्यादा होता है अल्काइन से। और ये क्या है आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है। आगे आपको रिएक्शन में पढ़ाएंगे जो टर्मिनल अल्काइन का H वैसे भी आप देख ही रहे हो, पढ़ना क्या है यहाँ भी दिखाई दे रहा है H एसिडिक है। आगे रिएक्शन भी इससे रिलेटेड बहुत सारा रिएक्शन होने वाला है, बर्च रिडक्शन से लेके, बर्च रिडक्शन तो इस पे होता नहीं क्योंकि एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाता है। ग्रिग्नार्ड के साथ कैसे रिएक्शन होगा और भी ढेर सारा देखेंगे कैसे न्यूक्लियोफाइल ये सब का काम करेगा। तो आप एक बात बताओ ना, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब रिएक्शन किधर से किधर जा रहा है, मैं ये बताओ आप सिंपली बोलोगे सर रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर जा रहा है, किधर से किधर प्रोसीड कर रहा है, वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर प्रोसीड कर रहा है। अब बाबू जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर प्रोसीड करता है तो वैसी स्थिति में रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है, ये फिजिबल नहीं होगा, नॉट अ फिजिबल। और इफ नॉट फिजिबल देन यू कैन से कि अगर फिजिबल है ही नहीं तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लेस देन 1 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा में मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें हम लोग बहुत सारा बात किया कि कैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप जो था एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, डोनर घटा रहा था। फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्थो इफेक्ट कैसे लगाना है, ऑर्थो इफेक्ट लगता कहाँ पे है। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग का ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ नॉन इक्विवेलेंट वाले से, एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन में एक्सटेंडेड वाले का ज्यादा होगा एसिडिक क्रॉस वाले से। उसके बाद कुछ लिस्ट मैंने लिखवा दिया था, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इसके साथ बाबू एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो आइए बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझोगे, क्योंकि इस पे इसलिए वर्क कर रहे हैं ना बाबू, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप अगर सही से पढ़े होगे तो आपको खुद एनालाइज हो गया होगा। क्वेश्चन आप लगाओ, कहीं का भी मॉड्यूल लगाओ, गारंटी कहते हैं क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लगा के खुद ही देख लो, बोलने वाली बात नहीं, चेक करना है, किसी के बोली पे विश्वास नहीं रखना है। आप चेक करके देखो, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे लगेगा। अब चलिए जरा हम लोग बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहले बात आता है कि बेस क्या होता है, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं। बेस में देखो बाबू, बेस का फंक्शन क्या होता है। बेस का फंक्शन पहले मैं आपको बता दूं। बेस का फंक्शन होता है बाबू कि जिसमें निगेटिवली चार्ज हो। कैसा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज हो। जिसपे निगेटिव चार्ज हो, या फिर आप ये कह सकते हो बेस के लिए निगेटिव चार्ज पहला, या फिर बोल सकते हो जिसमें लोन पेयर हो। तीसरा आप बोल सकते हो कि विच गिव OH माइनस आयन, विच गिव OH माइनस आयन। ये क्राइटेरिया होता है बेस का। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात को आप समझो। मैंने बोला कि जिसमें निगेटिवली चार्ज हो, जिसके पास, वो भी बेस का काम करेगा। लोन पेयर है वो भी करेगा, या फिर जो OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा वो भी बेस का काम करेगा। तो आप पहले तो ये टर्म को समझो कि बेस का फंक्शन क्या क्या है। अब मान लो कि मैंने एक सिंपल सा टर्म दिया, मैंने बोला कि एक बेस BOH टाइप का कोई बेस है। अब मान लो बाबू बेस है, तो बेस का काम क्या होता है आपको पता है। बेस का काम होता है OH माइनस देना। तो बताओ OH माइनस देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, B प्लस प्लस OH माइनस। अब बाबू हम यहाँ पे कांस्टेंट KB लिख रहे हैं। KB का फुल फॉर्म क्या होगा? KB का फुल फॉर्म होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। KB का मतलब हो गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। अब छोटू जरा ध्यान से देखना बाबू, आपको जब भी के लिखना हो, किसी का भी के लिखना हो, तो नॉर्मल लॉजिक होता है पहले प्रोडक्ट वाला का कंसंट्रेशन लिखा करो। प्रोडक्ट में देखो क्या क्या है, B प्लस है और क्या है, OH माइनस है, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखा करो, जो कि आपको दिखाई दे रहा है BOH का कंसंट्रेशन। ये हो गया बाबू बेस। अच्छा एक बात बताओ हमें आप, जो अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होगा वो ज्यादा OH माइनस रिलीज करेगा। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, जरा ध्यान से समझना, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो यदि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो बेस का काम होता है OH माइनस देना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अगर सिंपल बात है यार, अगर बाबू आपसे कोई कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब हो गया कि वो ज्यादा क्या करेगा, OH माइनस देगा। अब सोचो OH माइनस देगा, तो आप यहाँ से कॉमन सेंस लगाओ। देखो यहाँ पे आपको खुल के दिखाई दे रहा होगा कि सर अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ और KB का रिलेशन देखो आमना सामनी है, तो डायरेक्टली है। पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टर्म लिख दूं। KB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू OH माइनस के कंसंट्रेशन के। दूसरा बात कि जो PKB जो होगा उसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग KB। ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े भी होंगे। और अगर मैं pH की बात करूं तो pH होता है माइनस लॉग ओ। POH की बात कर लेते हैं। POH अगर लिख रहे हैं तो POH होगा माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। देखो बाबू ये टर्म पहले तो समझो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ POH के लिए क्या लगा रहे हैं, PH के लिए। तो देखो बाबू बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। OH माइनस अगर बढ़ेगा तो बाबू देखो OH माइनस और KB का रिलेशन डायरेक्टली है। डायरेक्टली कहने का सेंस कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो OH माइनस बढ़ रहा है तो KB भी बढ़ेगा। अब जरा हमें ये बताओ, KB बढ़ रहा है तो माइनस साइन बढ़ेगा, माइनस साइन बढ़ने का मतलब PKB घट जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे PKB घटेगा। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ने से OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ने से निगेटिव साइन बढ़ेगा, तो निगेटिव साइन बढ़ने का मतलब घट जाना, तो POH क्या होगा, घटेगा। तो पहले तो आप ये क्राइटेरिया को बैठाओ, जो जो मैंने बोला एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं आपको। बेस का फंक्शन क्या होता है बाबू? बेस का फंक्शन होता है जो क्या क्या कर सकता है। बेस देखो क्या क्या कर सकता है। पहला बात कि वो जिसमें निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आप बेस कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग लुईस बेस कहते हैं। या लोन पेयर हो, या जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो कि जो OH आयन प्रोवाइड करता है, जो OH आयन देता है, उसे बेस कहते हैं। अब देखो बाबू बेस में मैंने कोई बेस ले लिया BOH, मैंने बोला कि BOH ले लिया है।
तो मान लो कि बेस है तो बेस का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, जिस कांस्टेंट को हमने मान लिया है, क्या माना है, मैंने माना कि भाई आयोनाइजेशन, आप ये होता है, ये केबी कहा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। केबी का मीनिंग ये होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। अब देखो बाबू एक बात बताओ यार, बेस अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब बेस का स्ट्रेंथ बढ़ना। और अच्छा बेस कौन होता है, जो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस देता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है बाबू तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अब आप एक बात बताओ, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो OH माइनस और Kb के साथ जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Kb का वैल्यू बढ़ेगा। OH माइनस के कंसंट्रेशन के बढ़ने से Kb बढ़ेगा। और आप सोचो पीकेबी का फॉर्मूला, ये आप फॉर्मेट पहले बैठा लो। पीकेबी का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग केबी। अब बताओ केबी बढ़ रहा है तो निगेटिव साइन बढ़ रहा है, निगेटिव साइन बढ़ने का मतलब पीकेबी घट जाएगा, और उस वजह से ये रिलेशन आ गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिए अच्छा से जो बात बोल रहे हैं। बाबू क्या क्या देखे, पहले ये बताओ। आपने देखा कि सर हम लोग क्या लिए थे, हम लोग इस तरह से कुछ टर्म ले लिए थे, जैसा कि आपने देखा मैंने क्या बोला, BOH। अब BOH में मैंने बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, B प्लस प्लस OH माइनस। अब आप क्या देखे थे पहले ये बताओ। आपने देखा कि सर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें हम तो बेसिक स्ट्रेंथ भाई हम लोग बोलेंगे सर कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ने से OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Kb बढ़ेगा, PKb घटेगा। P वाला टर्म घट रहा है, बस ये याद रखो, POH घटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। पहले ये बताओ, ये हो गया किसके लिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए टर्म्स हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बेस में जरा फोकस करो, बेस क्या दे रहा है, OH माइनस तो दुनिया का हर बेस देगा, ऐसा कोई कॉमन मतलब नया चीज नहीं है। जितना भी बेस होगा बाबू वो सारा बेस क्या करेगा, OH माइनस तो देगा ही देगा। लेकिन एक चीज है कि बेस, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेस केटायन देता है। ये देखो केटायन सारे का अलग अलग होगा, जो बेस में OH माइनस है वो तो कॉमन फैक्टर होगा सबके लिए, लेकिन अगर मैं केटायन की बात करूं तो केटायन सबके लिए अलग अलग होगा। तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे एक टर्म बोलूंगा, क्या बोल रहा हूं कि बेस गिव केटायन। केटायन का मतलब हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रोवाइड कर रहा है। अब बताओ केटायन की बात करें तो बाबू पता है कि केटायन के लिए हम लोग जानते हैं कि ये जितना भी केटायन है उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करेगा, बोलो बाबू, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। केटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। छोटू जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है वो क्या करेगा केटायन के, क्योंकि आपको पता है कि जो चार्ज स्पीशीज होता है वो अनस्टेबल होता है, तो अपने स्टेबिलिटी को घटाना चाहेगा। घटाने के लिए क्या करेगा, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को कब घटाएगा, जब उसके पास माइनस आएगा। माइनस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है बाबू बैठा लो, वो क्या करेगा, केटायन के स्टेबिलिटी को घटा देगा। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ केटायन, जबकि एक्सेप्टर क्या कर देगा, घटा देगा। तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा स्टेबल केटायन होगा रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। आप एक बात बताओ हमें, आपने क्या लिया BOH और ऐसे लिखा आपने B प्लस प्लस OH माइनस। अब आप हमें ये बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्टेबिलिटी केटायन का बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ B प्लस बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो छोटू सोचो जितना स्टेबल होगा वो उतना जल्दी जल्दी उस तरफ जाना पसंद करेगा, और जितना जल्दी जाएगा यानी कि ये फॉरवर्ड जाएगा। जितना जल्दी फॉरवर्ड जाएगा मतलब लेफ्ट से राइट जाएगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा B प्लस के वजह से, क्योंकि B प्लस अगर स्टेबल है तो जल्दी से जल्दी B प्लस बनना चाहेगा। जल्दी से जल्दी बनेगा तभी जब वो OH वो टूटेगा, किसमें टूटेगा, B प्लस और OH माइनस में। इसका मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सर हम लोग क्या देखें कि केटायन का जो स्टेबिलिटी है वो सर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनर के। क्या मैंने बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनर के। पहले तो ये फैक्ट को बैठाओ, और दूसरा फैक्ट ये बैठाओ
दूसरा फैक्ट ये बैठा, पहला फैक्ट तो हो गया केटायन का जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर, और जितना स्टेबल केटायन होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली है वो स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। अब पूरा कंबाइनली बात करें तो हम इसे अगर इक्वेशन 1 और इसे 2 कह रहे हैं तो 1 एंड 2 से चलेंगे तो हम लोग ये सीधे बोलेंगे कि बताओ केटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब बेसिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगा, जब स्टेबिलिटी ऑफ केटायन होगा। इसका मतलब सीधे दोनों रूल को अगर क्लब्ड करके बोले तो क्या बोल सकते कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बाबू, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। पहले तो जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे आप समझो, बात को ध्यान से समझो। तो ये है बाबू कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के लिए टर्म्स कंडीशन है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझाते हैं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला आपको, मैंने सिंपल वे में ये बोला कि आप बैठा लो बेस, जैसे कि आपने क्या लिया, बेस लिया BOH, जिसको आयोनाइज करके कैसे लिखा है आपने, B प्लस प्लस OH माइनस लिखा है। अब बाबू ये हमें बताओ ना कि आप B प्लस प्लस OH माइनस लिख रहे हो तो आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी पहले टर्म बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप बोलोगे कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो KB बढ़ेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो कि मैंने पीछे लिखवा दिया है, PKB बढ़ेगा, POH बढ़ेगा, PKB क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, PKB घटेगा क्योंकि उल्टा रिलेशन था ना, और POH भी घटेगा। तो ये था बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, पहले तो ये बात को बैठाइए, ये बेसिक स्ट्रेंथ के लिए टर्म कंडीशन था। और दूसरा आपने देखा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बाबू बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के साथ बेसिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि मेरे बात को समझो, डोनर में आपको पता है कौन कौन सा आएगा, +M +H +I। बाबू ये कैसा ग्रुप है, ये सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि सर ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा वो क्या करेगा, बेसिक को बढ़ाने का काम करेगा। पहले ये बात को बैठा लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनर बेसिक को बढ़ाएगा। तो सिंपली बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशन कैसा होगा, इन्वर्सली होगा। बेसिक स्ट्रेंथ के साथ कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्सली होगा। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। अब यार ये एक्सेप्टर में क्या क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक्सेप्टर में बोल सकते हैं -M -H -I, ये होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा, जबकि आप देख रहे हो डोनर वाला क्या करेगा, डोनर छोटू बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये फैक्ट को आप बैठाना है। दूसरा फैक्ट बाबू ये बैठाना है, ध्यान से देखो। आप जैसे कि जानते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है बाबू, मोर स्टेबल होता है। ये बात को बैठा लीजिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा बाबू। ये भी फैक्ट को आपको बैठा के चलना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट फैक्ट बाबू कि एक बात बताओ, कोई भी बेस का काम होता है, बेस का फंक्शन क्या होता है, जो लोन पेयर देते, जो निगेटिव चार्ज देते। तो आप ये बात को बैठा लो कि नॉन कंजुगेटेड सिस्टम मोर बेसिक होता है। मतलब कि इफ लोन पेयर का काम क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेस का काम करता है। तो याद रखिएगा कि मैं लोन पेयर की बात कर रहा हूं। लोन पेयर में जो नॉन कंजुगेटेड लोन पेयर होगा, नॉन कंजुगेटेड लोन पेयर जो होगा वो मोर बेसिक होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका कारण बताओ। छोटू एक बात बताओ, लोन पेयर जो देता है, लोन पेयर डोनर जो होता है बाबू, लोन पेयर डोनर जो होता है छोटू, वो समझो कि वो बेस का काम करता है। किसका काम करता है, लोन पेयर डोनर बेस का काम करता है। तो जितना जल्दी लोन पेयर दे देगा अच्छा बेस होगा। अब एक बात बताओ, अगर
नॉन कंजुगेटेड है तो वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, यानी अस्थाई एक जगह रहेगा तो जल्दी दे देगा। लेकिन अगर सोचो कि इफ लोन पेयर आर कंजुगेटेड, तो कंजुगेटेड रहेगा then it will be less basic, it will be less basic। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो। पहले मैंने बोला कि यार एक बात बताओ, जो लोन पे आसानी से देगा वो अच्छा बेस है, लेकिन अगर कंजुगेटेड सिस्टम है तो कंजुगेटेड सिस्टम में लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेगा तो आसानी से देगा नहीं तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, मतलब लोन पेयर जिसमें कंजुगेशन में जा रहा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। अब चलिए आप इसी टर्म पे आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगा। ध्यान से सुनते चलिए। मान के चलिए कि मैंने बाबू ऐसा क्या, ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। मैंने बोला आपको कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को। जरा ध्यान से देखना बाबू, मैंने दे दिया है CH3 माइनस, मैंने दिया है CH3 CH2 माइनस, मैंने दिया है CH3 CH3 माइनस, मैंने यहाँ पे दिया है CH3 C माइनस CH3 CH3। अब छोटू लोग जरा ध्यान से देखो बाबू और बताओ जरा हमें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब जरा ध्यान से अच्छे से बात को समझना है हमें। जैसे कि आपको पता है कि एनायन जो है निगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो तो करता ही नहीं है। तो बताओ यहाँ पे CH3 माइनस के आगे तो कोई ग्रुप नहीं लगा, लेकिन यहाँ देखो ये ग्रुप लगा हुआ है। आप जरा गौर से देखो, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है और आपको पता है अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई लगता है, तो यहाँ पे प्लस आई लगाएंगे। यहाँ भी देखो प्लस आई लगता है तो यहाँ भी प्लस आई लगाएंगे और यहाँ भी प्लस आई लगाएंगे। सर अल्काइल ग्रुप का तो प्लस एच भी लगता है, आप प्लस एच क्यों नहीं लगा? बाबू आपने पढ़ा था कार्बन आयन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है, कार्बन आयन सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, उस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इंडक्टिव लगा रहे हैं। अब जैसा कि देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, प्लस आई, यहाँ प्लस आई, यहाँ प्लस आई। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जितना ज्यादा डोनर होगा, देखो यहाँ पे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ 1 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा बाबू उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो आप बताओ सबसे ज्यादा डोनर ग्रुप आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 प्लस आई है, सी में 2 प्लस आई है, बी में 1 प्लस आई है और ए वाला में तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है डोनेटिंग। तो जितना ज्यादा डोनर ग्रुप होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो छोटू मैं अगर बेसिक की बात करूं तो क्या बोलोगे बाबू, बेसिक वाइज बोलोगे सबसे ज्यादा डी का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। बाबू बात को बैठा लो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कहेंगे उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, सपोज करो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ध्यान से देखना, अभी तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि आप इस तरह से ले लो, गौर से समझना। मैंने क्या कहा कि आप इस तरह से ले लो, क्योंकि आपको पता है बाबू जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो भी बेस का ही काम करता है। तो मैंने ऐसा कहा आपको, देखो छोटू लोग पहले ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैंने बोला केबी ऑर्डर बताना, आपको कौन सा ऑर्डर बताना है, केबी ऑर्डर। सर सिंपल है, केबी ऑर्डर के लिए करना कुछ नहीं है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा वही आपका किसका ऑर्डर होगा, केबी का ऑर्डर होगा। पहले ये बैठा लीजिए, सिंपल है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेना है बाबू, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही आपका केबी का ऑर्डर होगा। तो पहले आप एक बात बताओ बाबू, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक 2 कार्बन का प्लस आई लगेगा, यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन मिलके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ पे प्लस आई कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, यहाँ 4 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का
और यहाँ पे 2 कार्बन का। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ रहा है तो प्लस आई का डोनेटिंग पावर भी बढ़ेगा। प्लस आई डोनेटिंग पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, प्लस आई ज्यादा से ज्यादा, प्लस आई का डोनेटिंग पावर अगर ज्यादा है तो आप सिंपली ये सोचो ना कि जितना ज्यादा प्लस आई का डोनेटिंग पावर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है छोटू, तो बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ने से बाबू याद करो केबी भी बढ़ता था, तो केबी बढ़ जाएगा। तो बता दो बाबू केबी का ऑर्डर क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा डी का, सी का, बी का, ए का। ये बेसिक का ऑर्डर है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही केबी का ऑर्डर होता है, तो केबी का भी ऑर्डर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने लिया एक और क्वेश्चन लिया है। कैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। बाबू मैंने क्या कहा कि आप ऐसा ले लो, मैंने कहा कि आप इस तरह से ले लो। ध्यान से देखना, ध्यान से समझो, समझो, अच्छा से समझो। ये मैंने क्या कहा, एक ऐसा ले लिया है। एक मिनट बाबू, ध्यान से देखिएगा। और मैंने सेम क्वेश्चन हो गया था ना। अब देखो मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे ले लिया। अब देखो मैं ए और बी में आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का बात पूछ रहा हूँ, आपको बताना कौन सा ज्यादा बेसिक है। छोटू एक बात बताओ बाबू, ये देखो निगेटिव चार्ज आपको कंजुगेटेड दिखाई दे रहा है, ये कंजुगेटेड निगेटिव चार्ज है, जबकि ये वाला निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं जा रहा है। तो आपको पता है कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है वो लेस बेसिक होता है। मैंने लिखवाया भी, आप देखो जाके, मैंने लिखवाया था। क्यों होता है सर लेस बेसिक, कारण है बाबू, निगेटिव चार्ज अगर एक जगह है तो जल्दी दे देगा, कंजुगेशन में तो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेगा, तो देगा कहां से आसानी से। जबकि आप देखो ये वाले सिस्टम की बात कर रहे हो, तो ये वाला सिस्टम आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉन कंजुगेटेड, मतलब इसका निगेटिव चार्ज एक जगह फिक्स है, मतलब कि ये जल्दी दे सकता है। उस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, क्वेश्चन में था बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ वाइज आप सिंपली बोलोगे कि सर बी वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, ए वाले से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, कारण बताओ। कारण सिंपल सा है कि सर बी वाले में हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बी वाले सिस्टम में दिखाई दे रहा है कि कोई भी कंजुगेशन नहीं है, जबकि ए वाले में कंजुगेशन है। चलो बाबू एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसा है, मैंने बोला कंपेयर पीकेबी ऑर्डर, कंपेयर पीकेबी ऑर्डर। मैंने ये बोला कि पीकेबी ऑर्डर आप कंपेयर करके बताओ। ध्यान से देखना छोटू, पीकेबी ऑर्डर अगर हमें कंपेयर करना है तो नॉर्मल वे में चलते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दे दिया। एक मिनट यार, चलो पहले आप इसको हटाओ, ये दूसरा ही पेज पे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, मैंने क्वेश्चन में कहा कि कंपेयर पीकेबी ऑर्डर। पीकेबी के लिए मैंने क्या बताया था छोटू, सिंपल सा बताया था कि जब भी पीकेबी निकालना है तो आप नॉर्मल क्या करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो और बेसिक स्ट्रेंथ को रिवर्स कर दोगे, तो जो ऑर्डर आएगा बाबू वो किसका ऑर्डर होगा, पीकेबी का ऑर्डर होगा। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। आप ऐसे ले लो आप क्वेश्चन को, ध्यान से छोटू, ध्यान से देखना है बाबू। ये मैंने इसे ए कहा, इसे बी कहा, इसे सी कहा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई बताओ किसका पीकेबी का ऑर्डर बताओ। तो बाबू जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सर ये ऑक्सीजन जो है ये शो करेगा माइनस आई, ये भी ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। आप पढ़े थे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे माइनस आई लग रहा है, जो कि कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। कैसा इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और बाबू अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो देखो यहाँ पे माइनस वाले के नजदीक है ये ऑक्सीजन माइनस आई ग्रुप,
जबकि देखो माइनस आई ग्रुप इससे दूर चला गया है, यहाँ देखो और दूर चला गया है, तो जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा खींचेगा। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग बोलूं तो जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किस में करेगा, ए में, बी में, सी में। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप बेसिक को घटा देता है, तो जो कम एक्सेप्ट करेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो छोटू बताओ बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा आप क्या बोलोगे, बेसिक स्ट्रेंथ? सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल वे में बोलोगे सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, सी का होगा, बी का होगा, ए का होगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है बाबू पीकेबी ऑर्डर। पीकेबी का ऑर्डर क्या बोलेंगे, ए बी सी बोलेंगे, ये ऑर्डर होगा पीकेबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखना है। जैसे कि क्वेश्चन में मैंने ऐसा ले लिया, मैंने बोला कि भाई कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ध्यान से देखना बाबू, क्या बोल रहा है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। और आपको छोटू ऐसा दे दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया है, यहाँ पे माइनस दे दिया। फिर क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया है, यहाँ नाइट्रोजन दे दिया है, यहाँ पे माइनस दे दिया। यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ NH ग्रुप लगा दो, यहाँ भी NH लगा दो, यहाँ पे माइनस दे दिया। फिर छोटू क्या किया है, ध्यान से देखना, आपको क्या किया बाबू कि यहाँ पे ऐसा दे दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया है, यहाँ सल्फर दे दिया है, यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ सल्फर सल्फर, यहाँ माइनस। देखो बाबू ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सल्फर के पास जो है, ये सल्फर जो होता है थर्ड पीरियड एलिमेंट। बहुत लोग क्या लगा देते हैं, माइनस आई, और बोल देते हैं कि सर ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा है, सल्फर का कम है, सल्फर का कम है तो कम खींचेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन बाबू ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने देखो क्या नॉर्मल क्या लगाते हैं लोग, सबसे ज्यादा बोल देते हैं कि सर ई का होगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई सर पता है सल्फर वाले का कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन। तो बाबू ये गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा कंसेप्ट लगा दिया, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड होने के वजह से इट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या होगा, इट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। किसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, सल्फर के पास। अब बाबू बताओ सल्फर के पास वैकेंट डी, तो मैंने आपको एक टर्म बताया था, याद हो तो आपको, मैंने बोला था कि अगर मान लो कोई स्पीसीज एक्स है और कोई वाई है, एक्स के पास, ये एक्स स्पीसीज जो है, ध्यान से समझना, इसके पास चाहे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, और वाई वाले के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, कौन सा ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। वैकेंट डी कब मिलेगा, थर्ड और हायर पीरियड के पास। तो बाबू यहाँ पे कंजुगेशन हो जाता है, और मैंने आपको बार बार समझाया है कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, लेस बेसिक होता है। तो देखो यहाँ पे भी वैकेंट डी है, यहाँ पे भी वैकेंट डी है। ध्यान से समझो, जो बात बोल रहे हैं उसको एकदम अच्छा से बैठाओ, आप क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। यहाँ पे बाबू जरा गौर से देखो, यहाँ पे भी वैकेंट डी है। इस वाले भाई साहब की बात करें, इसके पास वैकेंट डी है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ हमें। यहाँ पे निगेटिव वैकेंट डी कितना बार है, निगेटिव वैकेंट डी अगर बोले तो 2 बार है। देखो यहाँ पे निगेटिव कंजुगेशन वैकेंट डी, निगेटिव कंजुगेशन वैकेंट डी। यहाँ देखो निगेटिव कंजुगेशन वैकेंट डी 1 बार है, यानी कि यहाँ निगेटिव वैकेंट डी कंजुगेशन कितना बार है, यहाँ पे देखो सिर्फ सल्फर के पास है तो 1 बार है। वैकेंट डी कितना बार है, 1 बार है। उसके बाद आपको माइनस आई लगा देना है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो आप बताओ इसका लगाओगे माइनस आई, यहाँ भी लगाओगे माइनस आई, माइनस आई, यहाँ भी लगाओगे माइनस आई, माइनस आई, यहाँ भी लगाओगे माइनस आई। अब आप हमें ये बताना जरा बाबू ध्यान से, अगर आप देखो निगेटिव वैकेंट डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंजुगेशन होगा। यहाँ देखो ऑप्शन ई में 2 बार कंजुगेशन है और डी में 1 बार कंजुगेशन है। कंजुगेटेड सिस्टम का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो ये सबसे कम होगा। अब बताओ माइनस आई की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि माइनस आई जो है ऑक्सीजन वाले का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। तो सोचो यार, जो ज्यादा खींचेगा वो मतलब कम बेसिक होगा बाबू। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये 2 सिस्टम जो है
डी ई सबसे लेस बेसिक है, ये बात समझ में आया? कैसे आया सो समझो बाबू। देखो ई वाले में जरा गौर से देखो, ई वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ई वाले में हमें ये दिखाई दे रहा है कि निगेटिव वैकेंट डी जो है 2 बार हो रहा है, जबकि डी वाले में निगेटिव वैकेंट डी 1 बार हो रहा है। तो अगर ई में ज्यादा निगेटिव वैकेंट डी होगा तो ज्यादा कंजुगेशन होगा, तो निगेटिव चार्ज जल्दी दे नहीं पाएगा। डी वाले में 1 बार कंजुगेशन है तो नहीं दे पाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं तो माइनस आई वाइज आपको पता है कि माइनस आई किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो ज्यादा खींचेगा ना। अब कौन कम खींचेगा? नाइट्रोजन। सबसे पहले तो ये बैठा लो, ये वाला क्या होगा, जैसे जैसे लिखना है वैसे वैसे सुन लेना। पहले आप क्वेश्चन लिख लिया करना, उसी में खिचपिच मत करना, क्वेश्चन लिख लिया करना और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना, ठीक है ना। ये क्या है? मोर बेसिक है, मोर बेसिक देन किससे? डीई। कोई पूछेगा क्यों भाई डीई क्या पाप कर दिया? तो बोलना बहुत बड़ा पाप किया है। डी और ई वाले में सल्फर के पास वैकेंट डी है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन ऑप्शन ई में 2 बार हो रहा है, जबकि डी में 1 बार निगेटिव वैकेंट डी है। जबकि मैं अगर यही बात करूं एबीसी ऑप्शन की, तो एबीसी में कोई भी कंजुगेशन नहीं है क्योंकि सेकेंड पीरियड है। तो मोर बेसिक है डी और ई से। अब जरा ध्यान से देखो, हम अगर बात करें एबीसी की तो इसमें कैसा सोचेंगे? जिसका माइनस आई कम होगा वो कम खींचेगा, कम खींचेगा तो ज्यादा उसका होगा बेसिक स्ट्रेंथ। माइनस आई नाइट्रोजन वाले का कम है, तो यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो जो नाइट्रोजन वाला है वो कम खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा सी का, फिर होगा बी का, फिर होगा ए का। अब बाबू डी और ई में बताओ, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना कम बेसिक होगा, तो उस वाइज क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे ई का, फिर बोलेंगे डी का। बाबू बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बैठा लो एकदम दिमाग में, जैसे जैसे बोले उस तरह से आप उस फ्रेम को सेट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना है। मान ली बाबू मैंने फिर से बोला कंपेयर, मैंने बोला कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो? OH माइनस कंसेंट्रेशन कंपेयर करना है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन की वे को समझो। बोल रहा है कंपेयर OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन, और या चलो आप इसको ऐसे चेंज कर दो, OH माइनस से ज्यादा अच्छा है। आप लिख लो कंपेयर केबी ऑर्डर। क्या लिखो आप? कंपेयर केबी ऑर्डर, क्योंकि OH माइनस होना भी तो चाहिए बेस के लिए। अगर नहीं, हम अभी ले रहे हैं लोन पेयर के टर्म में ले रहे हैं। तो मैंने बोला कंपेयर केबी ऑर्डर। जरा ध्यान से देखो बाबू, मैंने कंपेयर केबी ऑर्डर बोला है तो जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या लिया? CH3CH2 माइनस, यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ पे लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, ठीक है ना। अब बताना हमें, हमने आपसे पूछा केबी ऑर्डर। केबी का मतलब कुछ नहीं यार, सिंपल सा है, बेसिक स्ट्रेंथ को निकाल देना है बाबू। जो मतलब मेरे कहने का सेंस है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा वही आपका किसका ऑर्डर होगा? केबी का ऑर्डर होगा। अब आप एक बात बताओ, हमें ये 4 ऑप्शन मतलब एबीसी दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। छोटू ये बताओ कि ए वाला में कैसा हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है? sp3। बी वाला कैसा दिखाई दे रहा है? sp2। सी वाला कैसा दिखाई दे रहा है? sp। अब बताओ, मैंने आपको एक टर्म लिखवाया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो बताओ बाबू जरा ध्यान से, sp हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp, तब कौन होता है? sp2, तब कौन होता है? sp3। ये सब टर्म हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा दिया है। अब जरा ध्यान से समझो, अगर मैं ये बोलूं तो ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो बाबू क्या है? ध्यान से समझो। sp वाले में क्या है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी देगा नहीं, और जो जल्दी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर नहीं देगा वो लेस बेसिक होगा। इसका मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन होगा? ए का, फिर बी का, तब सी का। मतलब आप सिंपली ये याद रखो कि बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा सिस्टम का आ रहा है? sp3, तब किसका आ रहा है? sp2, तब किसका आ रहा है? sp। अब मान लो कि आपके दिमाग में आएगा सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, मैं अभी और सारा क्वेश्चन अभी बहुत देखना है हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने क्वेश्चन में ऐसा कह दिया कि भाई कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल रहे।
छोटू आप ऐसे समझो बाबू, मैंने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले एक एक कर करके चल रहे हैं। हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, दूसरा में क्या किए हैं, यहाँ पे दो देखो अगला में मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस तरह से लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर दिया, और अगला में मैंने ऐसा किया है। छोटू जरा ध्यान से देखो बाबू, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बाबू मेरे को पहले आप ये बताओ ये कैसा हैबिडाइज है। एसपी आपको मैंने लिखवाया था, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। अगर एक डबल हो तो sp2, एक डबल हो तो sp2, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं आप, बैक लेक्चर में देखो जाके, ये सब पढ़ाया हुआ है। ये sp2, ये sp2, यहाँ पे देखो छोटू ये क्या दिखाई दे रहा है, sp2, ये देखो बाबू sp2, ये देखो sp2, ये भी देखो sp2 बाबू, ये देखो ये सब का sp2 हैबिडाइजेशन है। और ये भाई साहब का sp है। sp अभी मैंने आपको बताया था ना, बेसिक वाइज आप सबसे ज्यादा बेसिक किसका कहोगे, सबसे ज्यादा बेसिक होता है sp3, तब किसका कहोगे बाबू sp2, तब किसका कहोगे sp। तो सर सबसे कम sp हैबिडाइज वाला का होता है। अब सर सबका sp2 है तो क्या सोचेंगे, तो याद रखिएगा मोर sp2 यूनिट, मोर sp2 यूनिट लेस बेसिक, लेस बेसिक, क्योंकि जितना ज्यादा sp2 यूनिट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। यहाँ बताओ sp2 यूनिट कितना है, एक है। यहाँ देखो sp2 यूनिट 1 2 3, यार ये भी sp2 ही है। sp2 का यूनिट कितना है, यहाँ पे 3 है। यहाँ देखो sp2 यूनिट कितना है, 2 2 4 5। तो बताओ जितना ज्यादा sp2 यूनिट होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो उस वाइज सबसे ज्यादा ए का, बी का, सी का, और लास्ट में डी का। डी वाले का सबसे पीछे क्यों फेंका गया, नॉर्मल सी बात है, वो sp हैबिडाइज है, और sp हैबिडाइज सबसे लेस बेसिक होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा sp3, तब होगा sp2, तब होगा sp हैबिडाइज। चलो बाबू अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, सपोज करो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बोला, मैंने बोला कि आप ऐसा ले लो क्वेश्चन, ध्यान से देखना बाबू, ऐसा का क्वेश्चन, फिर मैंने ऐसा ले लिया है, और एक ऑप्शन मैंने ऐसा लिया है। अब देखो छोटू लोग, यहाँ पे ये दे दिया है बाबू, और आपको बोल रहा है ए बी सी, बोल रहा है कंपेयर कीजिए। कंपेयर क्या करना है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। देखो कैसे आप सोचोगे, जरा ध्यान से समझना। आपको पता है मैंने एक टर्म बताया था, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। ये लोन पेयर साइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये लोन पेयर के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, ये लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड है। जबकि देखो यहाँ का लोन पेयर, देखो ये वाला लोन पेयर, देखो पहले एक एक करके, लोन पेयर एक सिंगल पाई, सर ये वाला सिस्टम कंजुगेटेड है। मैंने आपको बताया था कंजुगेटेड सिस्टम जो होता है बाबू वो लेस बेसिक होता है, और नॉन कंजुगेटेड सिस्टम ज्यादा बेसिक होता है। फिर से लिख दे रहे हैं, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम का ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, कंजुगेटेड सिस्टम वाले से ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ। तो जरा ध्यान से देखना बाबू, ये लोन पेयर नॉन कंजुगेटेड है, जबकि ये वाला भी देखो, ये वाला लोन पेयर देखो, एक दो सिंगल, ये भी सिस्टम नॉन कंजुगेटेड है। तब कैसे सोचेंगे सर, तो बाबू बताओ ये वाला लोन पेयर sp2 वाला लोन पेयर है, जबकि ये देखो ये वाला कैसा हैबिडाइज का है, sp3 का है। और मैंने बताया था कि आप एक बात बताओ, ये तो आपने लिख लिया सबसे पहली बात कि नॉन कंजुगेटेड वाले का ज्यादा होगा, तो हम लोग बोल देंगे ए सी नॉन कंजुगेटेड है तो इसका ज्यादा होगा। अरे यार ये क्या लिखे हैं, सो समझ में आ रहा है ना, ये नॉन कंजुगेटेड मैंने लिखा है, ये वाला क्या है, नॉन कंजुगेटेड। और नॉन कंजुगेटेड क्यों है, आपको कंजुगेशन का केस पढ़ाया था आपको मैंने, कंजुगेशन के लिए एक सिंगल का गैप चाहिए, यहाँ दो सिंगल का गैप है, इस वजह से ये नॉन कंजुगेटेड है, ये भी नॉन कंजुगेटेड है। जबकि ये वाला सिस्टम कैसा है, कंजुगेटेड है। तो आपको पता है नॉन कंजुगेटेड वाला ज्यादा बेसिक होता है, उस वजह से बोलेंगे ए सी ज्यादा बेसिक होगा बी से।
अब ए सी में कैसे सोचेंगे, सो देखो बाबू जो ए और सी है इसमें नॉर्मल सा लॉजिक लगाओ आप कि सर जो ए ऑप्शन है, ए वाला में ये लोन पेयर कैसे सिस्टम पे है sp2, जबकि सी वाला में कैसे सिस्टम पे है sp3। यार लोन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, सिग्मा प्लस लोन पेयर, देखो सिग्मा 2 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर 4 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 है तो sp2 हो जाएगा। अब बताओ, हमने आपको अभी बताया है कि ये sp2 वाला लोन पेयर है, ये sp3 वाला है, और बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, sp3, तब होता है sp2, तब होता है sp। तो आप हमें ये बताओ ना कि ये sp2 है ये sp3 है, कौन ज्यादा बेसिक होगा, sp3 वाला, तो c, तब लिखेंगे a, तब लिखेंगे b। चलिए और सरल क्वेश्चन लेते हैं तो और क्लियर होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि मैंने ऐसा लिया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन मैंने ये कहा आपको कि भाई कंपेयर, मैंने बोला कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ध्यान से छोटू, ध्यान से देखना है बाबू। अब क्या कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ दे दिया है आपको, और यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे NH2, यहाँ N ले लिए, और मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे छोटू इसको मैंने A कहा, इसको B कहा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो आराम से बाबू एकदम फ्री छोड़ो, एकदम माइंड को फ्री छोड़ो, जैसे जैसे बोल रहे, बार बार मैंने बोला है, आप चुपचाप वैसे करते चलो, और ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए ना, मेरे पे भी मत करो ज़्यादा ट्रस्ट। आप क्वेश्चन लगा के देखो, आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो बाबू ये लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे ये है सर साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ाया था मैंने, ये पीछे सब पढ़ाया हुआ है ये सब टर्म। साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर कंजुगेशन में भाग नहीं लेता है, कंजुगेशन में भाग नहीं लेता है। ये मैंने आपको बताया। तो ये लोन पेयर कैसा है, नॉन कंजुगेटेड है। देख, जबकि देखो छोटू ये वाला लोन पेयर आसानी से जा सकता है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। ये लोन पेयर कैसा है, कंजुगेटेड है। अब वो बार बार बोल रहे हैं, मैंने एक ही बात को बार बार लिखवाया है कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो बेसिक वाइज आप बोलोगे सबसे बेसिक कौन होता है, नॉन कंजुगेटेड ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, कंजुगेटेड सिस्टम से ज्यादा होता है। तो आप हमें बता दो ना, ये वाला सिस्टम नॉन कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड है, तो नॉन कंजुगेटेड वाला ज्यादा बेसिक होगा, तो बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक किसका बोलेंगे, सबसे ज्यादा बेसिक बोलेंगे ए का ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा बी वाले से। चलो छोटू और सर क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करो। क्वेश्चन ऐसा है बाबू, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे दिया है सी डबल बॉन्ड NH, और ये है NH2, ये है NH2। बाबू मैंने क्या किया, इसे मैंने माना X, इसे मैंने माना Y, इसे मैंने माना Z, और मैं बोल रहा हूं कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। कंपेयर क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ध्यान से बाबू, ध्यान से एकदम अच्छा सा समझो। मैंने बोला कि कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो कैसे कंपेयर करना है, पहले ये समझो। आपको एक चीज तो दिखाई दे रहा होगा बाबू कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये हो गया लोन पेयर कंजुगेशन पाई। मतलब कि हम बोले तो, और ये देखो लोन पेयर कंजुगेशन पाई, मतलब Y और Z वाला जो है इसमें लोन पेयर पाई कंजुगेशन हो रहा है। जबकि अगर मैं X की बात करूं तो X में कोई कंजुगेशन ही नहीं है, X वाला में नो कंजुगेशन। अब वो कंजुगेशन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बोल रहे, बार बार बोल रहे, आप पीछे वाले लेक्चर को जाके देखो, उसमें सारा टर्म पढ़ाया हुआ है पूरे सिस्टमेटिकली, पूरा जितना भी बेसिक्स है सारा मैंने आपको एक एक टर्म पढ़ाया है, तो पीछे जाके देखो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तो देखो बाबू ये क्या है, ये लोन पेयर यहाँ है, ये क्या है, नॉन कंजुगेटेड है। X वाला नॉन कंजुगेटेड है तो X वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्या बोल रहे हैं, बेसिक वाइज अगर मैं बात करूं तो बेसिक वाइज सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, X होगा।
अब देखो जैसा कंजुगेशन y में हो रहा है वैसा ही कंजुगेशन z में हो रहा है, तो x सबसे ज्यादा और y बराबर z हो जाएगा। y बराबर z क्यों लिखे? क्योंकि देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन इसमें भी सेम है, जो कंजुगेशन y वाले में आ रहा है सेम कंजुगेशन वैसा ही कंजुगेशन किस में आ रहा है बाबू, देख लो सेम कंजुगेशन आपको z के साथ भी आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, हम लोग ने लिखा कि सबसे ज्यादा होगा आपको x का, क्योंकि x वाला नॉन कंजुगेटेड है। उसके बाद हमने क्या लिखा y का, फिर लास्ट में लिखा है z का। तो ये है बाबू आपका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे ये करना अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और मिनिमम जाएगा, 1 से 2 क्लास, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि बेसिक पे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। एंड अच्छा से पढ़िए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छा से पढ़िए, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से हम लोग को भी एनर्जी मिलता है। जितना आप लोग अच्छा से पढ़ो, मेरा तो यही होप रहेगा कि आप लोग को जितना से ज़्यादा हो सके उतना दे दें। हर तरह का क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने से पीछे नहीं हटना, खूब क्वेश्चन लगाइए आप। और जहाँ दिक्कत भी हो आप उसको जो है आप बेझिझक पूछ भी सकते हो, नंबर दिया हुआ है उस पर आप फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है बाबू, यहीं पे रुक